एक गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार था। वह गांव के सभी छोटे जमींदारों की जमीन पर कब्जा कर रहा था। अरे रामू, तुमने सुना क्या? अरे जमींदार ने अब हमारे खेतों पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। क्या? ये क्या कह रहे हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे हाँ भाई हाँ, हम मेहनत कर करके यहाँ तक पहुँचे थे और ये अब तो सब चला गया। हाँ, ये कैसे हो गया सुखिया भाई? हमें इस जमींदार के खिलाफ कुछ करना होगा। मेरे हिसाब से हमें मुखिया जी के पास जाकर इसके बारे में बात करनी चाहिए। शायद अब वही हमारी मदद कर सके। इतना बोलकर सभी गांव वाले मुखिया जी के पास चले गए। क्या बात है सुखिया भाई, तुम सब यहाँ कैसे चले आए? अरे भैया, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो, कोनो परेशानी हो तो बेझिझक बता दो। हमें क्या मुखिया तुमने सिर्फ गोटियां खेलने के लिए बनाया है? चलो बताओ अपनी परेशानी। अरे मुखिया जी, क्या बताएं हम, इस जमींदार ने हमारे सारे खेतों पर कब्जा कर लिया है। उसने हमारी सारी जमीन अपने नाम कर ली है। अरे ये तो वाकई बहुत बड़ी समस्या है। हमें कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही होगा। हमारे पास अब कोनो दूसरा रास्ता नहीं बचा मुखिया जी। बचा लीजिए मुखिया जी, बचा लीजिए हमारी जमीन को उस राक्षस से, बचा लीजिए मुखिया जी। अगर हम खेती नहीं कर पाएंगे मुखिया जी, तो क्या आप गू खाएंगे? बताइए मुखिया जी, बताइए, हमारी बात सही है या गलत? बदतमीज, जबान संभाल के बात कर। तू पूरे गांव का सबसे बदतमीज आदमी है, जो पूरा दिन हमारी बस बेइज्जती ही करता रहता है। हम तुम्हारी जमीन छुड़ाएंगे और जरूर छुड़ाएंगे, पर उससे छुड़ाने के बाद हम खुद रख लेंगे। और यही तेरी बदतमीजी की सजा है, बदतमीज आदमी। मुखिया जी माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मैं तो कह रहा था कि आपके मुंह में गुड़ शक्कर। हाँ ठीक है, जाओ माफ किया। अच्छा ठीक है। अब तुम सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम सब मिलकर कल उस जमींदार के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे। देखते हैं क्या होता है, ठीक है? अगली सुबह सभी लोग मुखिया के साथ जमींदार के घर पर पहुंच जाते हैं। तभी मुखिया जी जमींदार से कहते हैं, जमींदार साहब, हम आपसे एक विनती करने आए हैं। कृपया गांव के सभी लोगों की जमीनें उन्हें वापस कर दें। अरे भैया, मेरे भोले भाले गांव वासियों, ये बताओ पहले, तुम लोगों ने जो मुझसे कर्जा लिया था उसकी भरपाई कौन करेगा भाई? चुका दिया क्या मेरा कर्जा? हाँ भाई, तो अब जमीनें किसकी हुई? मेरी हुई ना। जमींदार साहब, वो बात ठीक है कि हमने आपसे कर्जा लिया था, लेकिन आप तो जानते हैं ना, हम सब बहुत गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। कृपया आप हमारी जमीनें लौटा दीजिए। जमीनें लौटा दीजिए? ज्यादा बातें मत कीजिए मुझसे। हट! तुम लोगों के पास अगर पैसे हैं तो मेरा कर्जा चुकाओ और अपनी जमीनें ले जाओ, वरना यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। सीधी बात है भैया, समझे? अब निकलो यहाँ से। जमींदार की इतनी बातें सुनकर सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। सुखिया अपनी बीवी के पास बैठकर अपनी बीवी से कहता है, विमला, जमींदार ने तो हमारी एक न सुनी, अब हम क्या करेंगे? ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे पास तो बस खेती बाड़ी का ही सहारा था। अब बिना खेती बाड़ी के हम कैसे जिएंगे? हाँ, यही सोच सोच कर तो मेरा बुरा हाल होता जा रहा है विमला। एक तो वैसे भी हमारे पास बहुत ही कम खेती थी, मगर जितनी भी थी उससे हमारा किसी न किसी तरह से गुजारा तो चल जाता था ना। अब वो जमीन भी हमसे छीन गई।
ऐसे तो हमारा जीवन बहुत मुसीबतों से भर जाएगा। तुम सही कहती हो विमला। हम इस मुसीबत भरे जीवन को आखिर कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? इतना कहकर सुखिया थोड़ी देर के लिए कुछ सोचने लगता है और सोचने के बाद फिर अपनी पत्नी से कहता है, विमला, मुझे लगता है कि हमें राजा विक्रम से मदद मांगनी चाहिए। वो न्याय प्रिय हैं। शायद वो हमारी बात सुन ले। आप सही कह रहे हैं। एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अगली सुबह सुखिया राजा के महल की ओर चल पड़ता है। राजा के महल में पहुंचकर सुखिया राजा से कहता है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मेरा नाम सुखिया है महाराज। महाराज, मैं एक छोटे से गांव का गरीब किसान हूँ। हमारे गांव के बड़े जमींदार ने हमारी सारी ज़मीन छीन ली है। मैं आपके पास न्याय की उम्मीद लेकर आया हूँ महाराज। विनती स्वीकार कीजिए, दया कीजिए महाराज। देखो, ये गरीब किसान हमारे सामने क्या मांगने आया है? तो तुम लोग गरीब हो। सुन बे, मेरे पास तुम्हारी समस्या का कोई हल नहीं। सुना तूने? तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे हम। महाराज, ऐसा मत कीजिए महाराज। हम आपकी प्रजा हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या आप हमें इस तरह अकेला छोड़ देंगे महाराज? बकवास मत करो और मेरे दरबार में मुझसे बहस भी मत करो। अब जाओ और बाहर निकलो यहाँ से। सैनिकों, इसे घसीटते हुए बाहर निकाल दो। तुम्हारे जैसों की परेशानी में उलझने का मेरे पास समय नहीं है। अरे, अपने भाग्य को कोसो और भागो यहाँ से। जब तुम्हारे भाग्य में ही गरीबी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? महाराज, मेरे परिवार में खाने को कुछ नहीं है और आपका राजकुमार आदित्य फलों को खाने के साथ साथ बर्बाद भी कर रहा है। और एक तरफ हमारा परिवार है महाराज, जहाँ हमारे पास खाने को एक दाना तक नहीं है। हम भूखे हैं महाराज। ये महल है, गरीबों का झोपड़ा नहीं, जहाँ तुम्हारे जैसे लोग शिकायतें लेकर आए। सैनिकों, इस आदमी को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। राजा के इतना कहने पर सैनिक सुखिया को धक्के मार मार कर महल से बाहर निकाल देते हैं। सुखिया अब जमींदार की गुलामी में जीवन बिता रहा था। वक्त गुजरता है और इसी तरह 20 साल बीत जाते हैं। सुखिया का बेटा अशोक अब 20 साल का नौजवान हो चुका था और युद्ध कला में बहुत अच्छा था। वह बहुत अच्छा लड़ता था। पिताजी, आप तो एक किसान हैं, फिर आपने मुझे युद्ध कौशल क्यों सिखाया? हाँ बेटा अशोक, ये दुनिया गरीबों के लिए आसान नहीं है। हमें अपनी रक्षा के लिए ताकतवर बनना पड़ता है। पिताजी, आप हमेशा मुझे युद्ध कला सिखाते हैं, पर क्या कभी पिताजी मुझे इन सब की जरूरत पड़ेगी? समय आने पर तुम सब समझ जाओगे मेरे बेटे। हमें न्याय के लिए लड़ाई लड़नी ही होगी। अशोक मेरे बेटे, जब तक तुम खुद को मजबूत नहीं बनाओगे, ये दुनिया तुम पर अत्याचार करती रहेगी। हमें अपना हक पाने के लिए खुद को तैयार करना होगा। पिताजी, मेरा सवाल फिर से वही है, ये तलवारबाजी क्यों पिताजी, क्यों? हम तो किसान हैं ना पिताजी, हमें तो हल चलाना है। मुझे इन सब की जरूरत क्यों पड़ेगी? भला किसानी में तलवारबाजी की क्या आवश्यकता? बेटा, एक सच्चा किसान वो है जो सबसे पहले अपनी मिट्टी की हिफाजत कर सके, समझे बेटा? सुनो सुनो सुनो, महाराज विक्रम एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। जो भी योद्धा राजकुमार आदित्य को हरा देगा, उसे सोने की थाली भेंट दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या हमारे गांव का कोई सूरवीर इस प्रतियोगिता में भाग लेगा? पर हम में से क्या कोई इतनी कुशलता रखता है? और भाई, राजकुमार तो महाराज के पुत्र हैं,
कोई साधारण योद्धा तो है नहीं। ये हमारे लिए एक मौका है। मैं इसके लिए अपने बेटे अशोक से बात करूंगा। बेटा अशोक, क्या तुम्हें प्रतियोगिता की घोषणा पता चली? हाँ पिताजी, पर उससे हमें क्या, हम तो एक आम किसान हैं। और भला राजकुमार से लड़ना इतना आसान नहीं होगा पिताजी। बेटा, ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, ये हमारे लिए न्याय पाने का एक अवसर है। अगर तुम इस प्रतियोगिता को जीतते हो तो राजा को हमें सुनना ही होगा। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूं और राजकुमार को हराऊं? हाँ अशोक, बिल्कुल, पर हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए। अगर तुम जीत गए तो हमें राजा से बस एक विनती करनी है। विनती? कैसी विनती पिताजी? जब तुम जीत जाओ तो राजा से कहना कि वो और उनका परिवार कुछ समय के लिए हमारे गांव में कुछ समय बिताएं, तभी उन्हें हमारी कठिनाइयों का अंदाजा होगा। पिताजी, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया हूँ और अब मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। कौन है वो बहादुर जो मुझसे टक्कर लेने आया है? जरा बुलाओ उसको। राजकुमार जी नमस्ते, मैं आपके साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया हूँ। मैं केशव नगर का एक किसान हूँ और आपसे लड़ना चाहता हूँ। एक किसान का बेटा भला मुझसे क्या मुकाबला करेगा? हैं? लगता है तुम्हें किसी ने मेरी ताकत का अंदाजा नहीं कराया। क्यों हैं? राजकुमार जी, ताकत की परिभाषा कुशलता और समर्पण में होती है। तो फिर चलिए देखते हैं। अशोक अशोक अशोक, तुमने ना केवल अपनी मेहनत से बल्कि अपनी बहादुरी से भी हमें प्रभावित किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ तुम्हें इनाम क्या चाहिए? महाराज, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे आपकी दौलत की जरूरत नहीं है। बस आपसे एक विनती है। अच्छा, तो कहो अशोक, तुम्हारी क्या विनती है? महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप और आपका परिवार हमारे गांव में 1 महीने के लिए रहें। जैसे हम रहते हैं वैसे ही सादगी में रहें। ये करने के बाद ही आप हमारे दुख दर्द को समझ पाएंगे। यही विनती है महाराज। क्या हम गांव में रहेंगे? ये कैसी मांग है? महाराज, ये एक साहसी कदम होगा। जो जीतने वाला इच्छा करेगा, राजा को वो इच्छा माननी ही होगी, क्योंकि राजा भी राज्य के कानून के अधीन आते हैं। सोच लीजिए। ये तो सच है। अगर मुझे अपनी प्रजा का दुख समझना है तो मुझे उनके बीच जाकर रहना होगा। पिताजी, पर हम वहाँ रह कैसे सकते हैं? वहाँ की सुख सुविधाएं हमारे महल जैसी नहीं है पिताजी। बेटा आदित्य, हमें इसकी बात माननी ही होगी, नहीं तो दूसरे राज्य के राजा ये कहकर हमारा मजाक उड़ाएंगे कि राजा विक्रम एक साधारण मनुष्य की इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। ठीक है अशोक, मैं तुम्हारी ये विनती स्वीकार करता हूँ। हम तुम्हारे गांव आकर कुछ समय बिताएंगे, ठीक है? अगले दिन ही राजा का पूरा परिवार गांव में आ जाता है। महाराज, हमारे गांव में आपका स्वागत है। यहाँ का जीवन उतना आसान नहीं है महाराज, जितना महल में होता है। हमें यही देखना है सुखिया। अब तक हमने अपनी प्रजा का दुख दूर से भी नहीं देखा है, लेकिन अब हम करीब से देखेंगे। यहाँ तो साफ पानी के लिए भी मीलों तक पैदल चलना पड़ता है। ये लोग इतनी कठिनाई में कैसे जीते हैं? रुक्मणी, शायद ये इनका दैनिक जीवन है। इनके पास ना तो हमारी तरह सुख सुविधाएं हैं और ना ही आराम। यही इनका संघर्ष है। पिताजी, यहाँ के बच्चों के पास तो खेल खेलने के लिए भी साधन नहीं है। वो देखिए, सारा दिन मिट्टी में खेलते हैं। सारे
सारे कपड़े गंदे कर लेते हैं पिताजी मिट्टी में खेल खेल के, और उनके पास तो कपड़े भी फटे पुराने हैं। कितने गंदे हैं ये लोग। महाराज, हमारे पास कुछ भी नहीं है और अब हम मजदूरी करके किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। महाराज, हमने कर्जा जरूर लिया था, पर उस जमींदार ने इतना सूद लगा दिया कि हम चुका ही नहीं सके। अब हमारे पास कुछ ना बचा महाराज, कुछ ना बचा। ये तो सरासर अन्याय हुआ। मुझे आज तक आखिर ये क्यों नहीं समझ में आया कि हमारी प्रजा आखिर इतनी कठिनाई में जी कैसे रही है। सुखिया, अब मैं समझने लगा हूँ कि यहाँ के लोग कितनी कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हें छोटी छोटी चीजों के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता है। महाराज, अब हम आपसे क्या छुपाएं, यही हमारा जीवन है। अब तो बस रहते रहते आदत सी हो गई है, लेकिन आपकी उपस्थिति से हमें आस है कि हमारे जीवन में अब कुछ सुधार जरूर हो सकता है। बस और कुछ नहीं कहेंगे महाराज। महाराज, मैंने यहाँ के लोगों की सहनशीलता देखी है। इतना कठिन जीवन जीते हुए भी उनके चेहरे पर संतोष है। महाराज, हमें इनके लिए कुछ करना ही होगा। पिताजी, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा था। ये लोग कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिलता। मुझे लगता है पिताजी कि ये स्थिति बदलनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? गांव वालों, मैंने तुम्हारे जीवन को करीब से देखा है। ये अनुभव मेरे लिए आंखें खोलने वाला रहा है। मैंने तय किया है कि अब से तुम्हें जमींदार के अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी। महाराज, क्या आप सच में हमारे लिए कुछ करेंगे? हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो तुम्हारी जमीनों पर कर्जा है वो मैं खुद माफ करूंगा। अब से कोई भी जमींदार या साहूकार तुम लोगों पर अत्याचार नहीं कर सकेगा। महाराज, आपने जो हमारे लिए किया है उसका हम जीवन भर आपका आभार मानेंगे। आप ही हमारे सच्चे रक्षक हैं महाराज। पिताजी, मैं भी इन लोगों के संघर्ष में इनके साथ हूँ। पिताजी, मैं चाहता हूँ हमारे पूरे राज्य में हर जगह इसी तरह का न्याय हो। फिर वो सभी लोग राजा के साथ जमींदार के घर पहुंचते हैं। जमींदार, तुम्हारे अत्याचार के दिन खत्म हुए। अब से तुम इस गांव के लोगों पर कोई भी अत्याचार नहीं करोगे। उनकी जमीनें, उनकी मेहनत उनकी अपनी है। तुम्हें इनसे कुछ भी हड़पने का कोई अधिकार नहीं है। बात भेजे में घुसी तेरे या घुसाऊं? महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा महाराज। माफी महाराज, माफी। मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ ताकि जो तुमने गलती की है तुम उसका प्रायश्चित कर सको। अगर तुम अपनी जमीनें इन किसानों को लौटाओगे तो मैं तुम्हें क्षमा करने का सोचूंगा। बोल कुत्ते। ठीक है महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब से ये सारे किसान अपनी जमीन के स्वयं मालिक होंगे। पिताजी, आपने जो सोचा था वह सच में हो गया। हमें न्याय मिल गया। हाँ बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और हमारे संघर्ष का फल है। राजा विक्रम जैसे न्यायप्रिय शासक ने हमें सही मायनों में अपना हक दिलाया है। तुम लोगों की सादगी और मेहनत से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हम अपने महल में तुम्हारी कठिनाइयों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब हमें तुम्हारे संघर्ष की सच्चाई का एहसास हो गया है। ये मेरा कर्तव्य था। एक राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा के सुख दुख में उनके साथ रहे और उनके अधिकारों की हिफाजत करे। महाराज, आपने जो हमारे लिए किया है उसके लिए हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगे महाराज। आप हमारे सच्चे रक्षक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तुम्हारी भलाई में ही मेरी सफलता है। हमेशा इसी तरह एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना। ओके, तो अब हम चलते हैं। और इसी के साथ
ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक किए बिना मत जाना और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।